फ्रीडम इज अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट, स्पेशली इफ वी हैव टू लिव इट। मतलब फ्रीडम एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है अगर हम उसे सिर्फ जीने की जरूरत पड़ती है। बट जब फ्रीडम की बात करते हैं ना, तो उसके पीछे बहुत सारी स्ट्रगल होती है, बहुत सारे लोगों के सैक्रिफाइसेस होते हैं, बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। उनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। चलिए ये सब तो छोड़िए, एक इमेजिनेशन के टूर पे चलते हैं। इमेजिन अ कंट्री वेयर यू डू नॉट हैव द फ्रीडम टू वॉइस योर ओन ओपिनियंस एंड थॉट्स। इमेजिन अ कंट्री, इफ यू आर अ फार्मर, कि जहां पर आपका फार्म लैंड है, आप ही का फार्म लैंड है, वहां पर आप वो क्रॉप नहीं उगा सकते जिसको आपको उगाने की इच्छा है या जिससे सबसे ज्यादा आपको मुनाफा हो सकता है, बल्कि जो भी गवर्नमेंट है वो डिक्टेट कर रही है कि कौन सा क्रॉप उगाया जाएगा और उसी को आपसे छीन लिया जा रहा है इन द नेम ऑफ रेंट। अब ये सब तो मैंने आपको इमेजिन करने के लिए बोल दिया है कि नहीं, बट यही इमेजिनेशन लगभग 100-108 साल पहले वाज द रियलिटी ऑफ आवर कंट्री ऑफ इंडिया। और आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं, चैप्टर 5 इंडिगो बाय लुइस फिशर, वहां पर वी आर गोइंग टू ट्रैवल बैक इन टाइम नियरली 100 years ago and try and understand what were the dynamics of our country at that point of time and who were the people that were responsible to make certain कि जो हमारी पहली नॉन वायलेंट डिसओबीडियंस मूवमेंट होगा उसको सफल बनाने में किन किन लोगों का काम था। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट अस एम्बार्क ऑन दिस वंडरफुल जर्नी इन द एनल्स ऑफ टाइम एंड आवर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। उससे पहले कुछ पात्र होते हैं जो कि हर एक कहानी को बनाते हैं, है कि नहीं? तो चलिए जानते हैं ऑल दोज वंडरफुल कैरेक्टर्स व्हिच मेक अप फॉर दिस स्टोरी। ओ सॉरी, दिस इज नॉट अ स्टोरी, दिस इज एन अकाउंट ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम आवर ओन कंट्री। तो सबसे पहले जानते हैं हम इस पूरे चैप्टर के हीरो के बारे में। आपको लग रहा होगा कि मैं गांधी जी के बारे में बात कर रहा हूं। नहीं, मैं बात कर रहा हूं राजकुमार शुक्ला जी के बारे में, हु इज एन इलिटरेट शेयर क्रॉपर। मतलब एक फार्मर है, इलिटरेट है, बट उनके विल के ऊपर अगर हम बात करें ना, तो बाय गॉड ये पूरा चैप्टर बनता ही नहीं अगर ये व्यक्ति विल पावर नहीं दिखाता तो। ही इज अ फार्मर इन द चंपारण एंड वाज वेरी डिस्टर्ब्ड विद द लैंडलॉर्ड्स एंड देयर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चंपारण में एक छोटा सा ये फार्मर हुआ करता था, बहुत परेशान था कि ये कौन से लैंडलॉर्ड्स ने कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स बना रखे हैं, हमारा तो फायदा ही नहीं हो रहा है, हैरान परेशान हो रखे, इतनी मेहनत के बाद भी वी आर नॉट गेटिंग व्हाट वी डिजर्व। वेरी इंटरेस्टिंग है ना। दूसरे हैं हमारे महात्मा गांधी जी। राजकुमार शुक्ला जी महात्मा गांधी जी के पास आते हैं सो दैट he can get a few answers to his ailments and the ailments of his peers। तो यहां पे हमारे गांधी जी आते हैं। We all know who गांधी जी is। राजेंद्र प्रसाद जी, he was then a lawyer and then became the president of India। तो हमारे देश के जो पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनका भी यहां पे जिक्र किया जाएगा और किस तरीके से वहां पे वो एक लॉयर की कैपेसिटी में थे और किस तरीके से इस पूरे स्ट्रगल में उन्होंने भी अपना योगदान दिया। फिर आते हैं एडवर्ड गेट नाम के एक व्यक्ति। ही वॉज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस एंड ड्रॉप्ड द केस अगेंस्ट हिम मतलब गांधी जी, एंड लेटर सेट अप अ कमीशन टू टैकल दिस प्रॉब्लम। तो अल्टीमेटली गांधी जी एक ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव के पास जाते हैं इस पूरी प्रॉब्लम को लेके, जहां पर शेयर क्रॉपर्स या फिर स्मॉल फार्मर्स का शोषण किया जा रहा होता है, एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा होता है, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एंड अदर लैंडलॉर्ड्स फ्रॉम आवर ओन कंट्री। ये प्रॉब्लम इनके पास आती है बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर। और आखिर में हमको एक और व्यक्ति के बारे में जानना चाहिए, C.F. एंड्रूज। ही वॉज अ ब्रिटिश जर्नलिस्ट एंड अ पैसिफिस्ट एंड अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी। ही वॉन्टेड टू वर्क विद महात्मा गांधी, बट गांधी जी ने बोला नहीं, आपको हमारे साथ काम करने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप में ही सक्षम हैं। इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। तो बेसिकली ये जो आज हम चैप्टर ऑफ हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं इन अ लिटरेचर की बुक, यहां पे ये कुछ मेन पात्र हैं, पर इसके अलावा भी देयर आर मेनी अदर कैरेक्टर्स एंड इन्यूमरेबली सो, बिकॉज कई ऐसे भी हीरोज होते हैं जिनके बारे में कई बार जिक्र नहीं किया जाता है। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड। बड़ी कहानी है, तो चलिए कहानी को कहानी की तरह सुनते हैं और आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि यहां पर मैं एक स्पेशल टाइमलाइन बनाऊंगा जो कि इस हिस्टोरिक अकाउंट को समझने में आपको और भी आसान कर देगा, स्पेशली जब एग्जाम्स वगैरह की बात करते हैं तब। तो एक बार की बात है सन 1916 की, जब गांधी जी थे लखनऊ में इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक सेमिनार को अटेंड कर रहे थे। वहां पर जब ये सारे कार्यक्रम चल रहा था, तो वहां पर एक इंसान आता है जिसका नाम है राजकुमार शुक्ला, और वो गांधी जी के पास आके बोलता है, सर बहुत परेशानी चल रही है, मैं एक छोटा सा फार्मर हूं और मेरे को पक्का लग रहा है कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि वहां पे जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह है ना, वो ब्रिटिशर्स वगैरह के साथ मिलके ना अजीब वो गरीब से कॉन्ट्रैक्ट्स बना रहे हैं, जहां पे हमें इंडिगो की फार्मिंग करनी है, उसे 15% अपने जितना भी फार्म लैंड है उसके हिसाब से उस पर फार्मिंग करनी है, और उसके बाद वो जो 15% लैंड पे हमने इंडिगो को फार्मिंग करी है उसको हमें पूरा का पूरा हैंड ओवर कर देना है एज रेंट फॉर यूजिंग दैट लैंड फॉर फार्मिंग।
पर कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, बहुत गलत तरीके से यहाँ पे लोगों के साथ व्यवहार भी किया जा रहा है, स्पेशली फार्मर्स के साथ। तो गांधी जी बोलते हैं बात तो बड़ी सीरियस है, हमको और 2-3 जगह पे जाना है, पर इस पूरे टूर को खत्म करने के बाद अपन फिर से बैठते हैं। राजकुमार शुक्ला बोलते हैं ठीक है, पर राजकुमार शुक्ला जी डिसाइड करते हैं कि यार इस पूरी जर्नी में ना मैं गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ूंगा, तो मैं इनके साथ बना रहता हूं। फिर गांधी जी लखनऊ से जाते हैं कानपुर, कानपुर से जाते हैं फाइनली अपने अहमदाबाद के पास एक उनका आश्रम होता है वहां पर, और वहां पर राजकुमार शुक्ला जी अपनी कहानी को कंटिन्यू करते हैं। अब गांधी जी जब पूरी बात सुनते हैं राजकुमार शुक्ला जी की, तो उन्हें लगता है कि यार ये तो बहुत ही गंभीर स्थिति है, द सिचुएशन इज एब्सोल्युटली डायर एंड समथिंग नीड्स टू बी डन अबाउट इट। So, but before he can actually embark on this journey with राजकुमार शुक्ला, उन्हें एक और स्टॉप करना पड़ता है कैलकाटा में। फिर वो वहां से कैलकाटा जाते हैं, कैलकाटा में अपनी मीटिंग वगैरह कंप्लीट करते हैं। रिमेंबर राजकुमार शुक्ला जी भी उनके साथ ये पूरी जगहों पे जा रहे हैं, और राजकुमार शुक्ला जी के ये विल पावर को देख के, ये दृढ़ संकल्प को देख के गांधी जी बोलते हैं यार यहां पे तो इंटरवीन करना बनता है। क्यों? क्योंकि ये बंदा सीरियसली मेरे साथ भारत घूम रहा है, जहां पे उसका एक भी काम नहीं हुआ, बस कहानी सुना रहा है अपने प्रॉब्लम के बारे में, अपने लोगों के प्रॉब्लम के बारे में, और अभी तक मेरे साथ बंधा हुआ है। इंप्रेस्ड विद दिस, गांधी जी फाइनली डिसाइड्स कि चलो लेट अस टेक अ ट्रेन टू पटना। और ये जो हो रहा है हमारे चंपारण में, हाँ राजकुमार शुक्ला जी चंपारण नाम की एक जगह से आए थे, ये चंपारण में हो रहा है ना, इसके ऊपर हमें नजर डालना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ राजकुमार शुक्ला जी और गांधी जी पटना के लिए एक ट्रेन पकड़ते हैं और बेहतरीन तरीके से पटना पहुंचते हैं। और चंपारण के अंदर जो एपिसोड हो रहा था ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फार्मर्स, दिस begins to unravel। और पटना जाने के बाद सबसे पहला काम होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब के घर जाने का। अब जैसे ही वो वहां पे घर पे पहुंचते हैं तो राजेंद्र प्रसाद साहब एक बार में मिल नहीं पाते हैं, बट उनका एक सर्वेंट होता है, उनका एक नौकर होता है जो कि इन्हें अटेंड करता है और वहां साइड में खड़ा कर देता है उनको पता नहीं है नौकर साहब को कि ये गांधी जी हैं, और साथ में उनको जो है वो एक फार्मर है जो कि चंपारण से है, एक प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए राजेंद्र प्रसाद साहब से। और जिस तरीके से गांधी जी ड्रेसअप होते हैं एक देसी गेटअप में, जहां पे धोती पहनी हुई है, एक सिंपल सा ऊपर अपने गमछा वगैरह डाला हुआ है, उनको देख के लगता है कि ये भी ऐसे ही कोई है। और पानी पीने की बारी जैसे ही आती है कि कुएं के पास, तो वहां पे उसको झपटा दिया जाता है, क्या कर रहे हो, पानी वानी नहीं पीना वहां पे। और तब उन्हें समझ में आता है गांधी जी को एक और चीज, कि देश में एक ही प्रॉब्लम नहीं है फ्रीडम की। फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिशर्स ही नहीं चाहिए हमें, फ्रीडम फ्रॉम आवर ओन सेट ऑफ बिलीव्स, जहां पे अनटचेबिलिटी जैसी चीजें भी हैं, उससे भी फ्रीडम चाहिए, निजात पाना जरूरी है। ये माइंडसेट का भी प्रॉब्लम है, ये सिर्फ कंट्री का प्रॉब्लम नहीं है। और यहां पे इस एपिसोड से हमें पता चलता है कि गांधी जी जैसे व्यक्ति के साथ भी अनटचेबिलिटी का सलूक किया गया, और ये बात इनके जहन में घर कर जाती है। फिर वो राजेंद्र प्रसाद जी से मिलते हैं, बातचीत होती है, और फिर वो डिसाइड करते हैं इस बातचीत के बेसिस पे कि नेक्स्ट स्टॉप ना मुजफ्फरपुर होना चाहिए। अब मुजफ्फरपुर क्यों? क्योंकि चंपारण के रास्ते में मुजफ्फरपुर पड़ता है, और वहां चंपारण तक पहुंचते पहुंचते गांधी जी चाहते हैं कि उनके पास सारा इंफॉर्मेशन, जितना भी इंफॉर्मेशन नेसेसरी है ना टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, वो सारा इंफॉर्मेशन उनके पास हो। और मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं तो वहां पे जेबी कृपलानी नाम के एक प्रोफेसर साहब होते हैं जो कि गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते हैं। उनसे बात होती है और बोलते हैं कि यार मेरे को वहां पे रुकने की जगह चाहिए होगी, क्या तुम ऐसा कुछ कर सकते हो? तो जेबी कृपलानी साहब बोलते हैं हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आप तो आइए सर, हम तो वेट कर रहे हैं आपका। गांधी जी बोलते हैं बढ़िया। तो गांधी जी और राजकुमार शुक्ला जी फिर से ट्रेन पकड़ के मुजफ्फरपुर की तरफ बढ़ जाते हैं। 15 अप्रैल 2017 की रात होती है। जैसे ही दे डीबोर्ड द ट्रेन, एज सून एज गांधी जी एंड राजकुमार शुक्ला अलाइड द ट्रेन, व्हाट डू दे सी? They see a sea of students, बहुत सारा जमावड़ा लगा हुआ है। इट्स अ ह्यूज क्राउड ऑफ स्टूडेंट्स जो कि जेबी कृपलानी साहब के साथ आते हैं, और इसको देख के हैरान हो जाते हैं गांधी जी, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया वगैरह था नहीं। फिर भी ये जो मैसेज था कि गांधी जी आ रहे हैं, महात्मा गांधी आ रहे हैं, आग की तरह फैलती है। और जेबी कृपलानी साहब के साथ इतने सारे बच्चों को देख के गांधी जी को लगता है कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है। क्यों? क्योंकि उस समय पे अगर आप एक गवर्नमेंट कॉलेज में काम कर रहे हैं और वहां पे आप एक प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहे हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मैटर हो जाता कि आप गांधी जी जैसे व्यक्ति को अपने घर में पनाह दे रहे हैं। पर जेबी कृपलानी साहब ने इस सब की एक ना सुनी। उन्होंने बोला भाई जो सही है वो सही है, जो सही का साथ दे रहे हैं उनके साथ रहेंगे, आखिरकार देश की बात है। अब मुजफ्फरपुर आके क्या पता चलता है कि गांधी जी जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, चंपारण में जो हमारे शेयर क्रॉपर्स है, जो फार्मर्स है, उनकी प्रॉब्लम्स को लेकर बात कर रहे हैं, यहां पे जो लॉयर्स है ना वो ऑलरेडी उसके ऊपर काम कर रहे हैं। गांधी जी पूछते हैं अरे वाह आप तो काम कर रहे हैं,
कैसे काम कर रहे हैं जरा बताएंगे? अरे सर, जब भी कोई हमारे पास ऐसी कोई प्रॉब्लम लेके आता है ना, फार्मर वगैरह, हम बढ़िया उसके लिए डॉक्यूमेंट बनाते हैं और कोर्ट में जाते हैं और पेशी करवाते हैं, हम बढ़िया तरीके से कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं उनके लिए। गांधी जी बढ़िया बैठ के सुन रहे होते हैं और बोलते हैं कि शर्म लिहाज नहीं है क्या? एक तो तुम इनके केसेस के लिए पैसे ले रहे हो, मतलब तुम भी इंडियन, ये भी इंडियन, ये परेशान है, और तुम इनसे पैसे भी ले रहे हो, इतनी हाई हाई फी जो कि सब अफोर्ड नहीं कर सकते, साथ ही साथ तुम इनको कोर्ट के चक्कर भी लगवा रहे हो। वाह! बिकॉज दीज आर नॉट मैटर्स ऑफ द कोर्ट, दीज आर मैटर्स ऑफ रिवोल्ट, ऐसा मानते हैं गांधी जी, और अच्छे से फटकार लगाते हैं सभी को। और धीरे धीरे पता चलता है उन्हें ऐसी बातचीत में कि रिसेंटली इंडिगो वाला जो कार्यक्रम था ना, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस समय जो थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी जिन्होंने कॉलोनाइज किया था हमें, उनके साथ एक अरेंजमेंट किया गया था लैंडलॉर्ड्स द्वारा। क्या? कि अगर आपके पास इतना लैंड है तो इसका 3/12 या फिर 15% ऑफ दिस लैंड विल बी डेडिकेटेड टू द फार्मिंग ऑफ द क्रॉप ऑफ इंडिगो। मतलब इंडिगो क्रॉप को उगाया जाएगा 15% लैंड पे। अब ये जो 15% लैंड पे इंडिगो उगाया जा रहा है, दिस विल बी ट्रीटेड एज रेंट बाय द लैंडलॉर्ड्स, जिसको हम फाइनली ब्रिटिश अथॉरिटीज को दे दिया जाएगा। बट ऑल ऑफ अ सडन जर्मनी में किसी ने सिंथेटिक इंडिगो बना दिया, तो उसकी वजह से ये 15% की अब जरूरत नहीं है। तो इस अरेंजमेंट से निकलने के लिए अब गवर्नमेंट बोल रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट और लैंडलॉर्ड्स मिलके दबाव डाल रहे हैं फार्मर्स पे कि अभी 15% की हमें जरूरत नहीं है, पैसे दे दो हमें, अपना लैंड ले लो वापस। अब ऐसे कैसे? ओवरनाइट आपने चेंज कर दिया अग्रीमेंट विदाउट कंसल्टिंग दी अदर पार्टी, तो ये गलत नहीं हुआ। और ये बात धीरे धीरे गांधी जी को समझ में आने लगी। ये बात राजकुमार शुक्ला जी को भी समझ में आती है ना। यहाँ पे एक बहुत खास चीज है जानने के लिए। राजकुमार शुक्ला इज इलिटरेट, पढ़ नहीं सकते, पर वो समझदारी आप देख रहे हैं पढ़े लिखों से भी ज़्यादा रखते हैं। ये बात हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैरेक्टर स्केच की बात करेंगे ना, तो राजकुमार शुक्ला जी के बारे में लिखना बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होगा, इसलिए मैंने शुरुआत में इन्हें हीरो बुलाया था। बट एनीवे, जैसे ये बातों का खुलासा होने लगता है और पता चलता है कि वो इंडिगो वाला अग्रीमेंट जो था, अब दैट डज नॉट स्टैंड ट्रू, दैट डज नॉट स्टैंड वैलिड, ये बात पता होने के बाद फाइनली गांधी जी डिसाइड्स टू गो अहेड टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंपारण। चंपारण पहुंच के गांधी जी को लगता है कि नहीं यार, इतना इंफॉर्मेशन काफी नहीं है, थोड़ा और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहिए। व्हाई? बिकॉज रिसर्च इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। सेकेंडरी रिसर्च भी, प्राइमरी रिसर्च भी। गांधी जी अपनी प्राइमरी रिसर्च भी कर रहे थे, लोगों वगैरह से पूछ रहे थे कि भैया चल क्या रहा है, स्थिति कितनी गंभीर है, आप हमें थोड़ा समझाएं, थोड़ा बताएं। और इस दौरान सबसे पहले वो जाते हैं ब्रिटिश कमीशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स के पास। वहां पे जाके बोलते हैं ये लैंडलॉर्ड्स वाला जो अग्रीमेंट है थोड़ा दिखाएंगे आप हमें। वो मना कर देते हैं, नहीं नहीं, हम आउटसाइडर्स को कुछ नहीं दिखा सकते, प्लीज आप यहां से जा सकते हैं, वी डू नॉट एंटरटेन एनी आउटसाइडर्स। बोला अच्छा ठीक है, मत करो एंटरटेन भाई। फिर वो जाते हैं वहां के एक और ब्रिटिश ऑफिशियल के पास, और वहां पे वो ब्रिटिश ऑफिशियल इनको बुली करने की कोशिश करता है कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो, चलो निकलो यहाँ से, या आउटसाइडर्स को हम ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते, पहली फुर्सत में आप निकल जाइए। हमारी टेक्स्ट बुक में एक्चुअली वर्ड लिखा है बुली करने की कोशिश की जाती है गांधी जी को। गांधी जी बोलते हैं अच्छा ऐसा बात कर रहे हो, मेरे देश में मुझे निकालने की कोशिश मैं नहीं जा रहा। और इसका जस्ट ऑपोजिट करते हैं गांधी जी, एंड ही गोज ऑन टू मोतीहारी विच इज द कैपिटल ऑफ चंपारण। और मोतीहारी जाने के बाद उनकी इन्वेस्टिगेशन और कंटिन्यू कर रहे होते हैं, और तभी अचानक से एक बहुत बड़ी न्यूज आती है। पास ही के एक डिस्ट्रिक्ट में एक पुअर फार्मर को इल ट्रीट किया गया है, मैल ट्रीट किया गया है, खराब तरीके से उसके साथ बर्ताव किया गया है। गांधी जी बोलते हैं इनफ इज इनफ, और अपने साथ जितनी भीड़ होती है उनको लेके बस जाने ही वाले होते हैं कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये अलाउड नहीं है, चलो मेरी गाड़ी में बैठो और वापस अपने घर चले जाओ यहाँ पर। तो वहां पे एक छोटा सा हेडक्वार्टर्स बनाया होता है। गांधी जी बोलते हैं चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ, और उसके बाद आप निकल जाइएगा चंपारण से, यहाँ पे कोई काम नहीं आपका। तो वहां पे गांधी जी जाते हैं अपने हेडक्वार्टर्स में वापस चंपारण के अंदर ही, और वहां जाके एक रिसीप्ट पे लिख देते हैं कि मैंने ये ऑर्डर रिसीव कर लिया है और मैं इस ऑर्डर को अब डिसओबे भी कर रहा हूं, मैं मान नहीं रहा आपको ऑर्डर। क्यों? मेरे देश से मुझे निकालने की जरूरत, इतनी मजाल आपकी कैसी? और गांधी जी ये सब जो कर रहे थे ना, इसकी आवाज देश के कोने कोने तक पहुंचने लगती है। और चंपारण से लेकर मुजफ्फरपुर तक सब लोग, यहाँ पे जितने भी कंसर्न्ड पीपल थे, वो सब एक जमावड़ा बना के गांधी जी के सपोर्ट में आना धीरे शुरू कर देते हैं। किसी ने देखा नहीं है, किसी को ज्यादातर लोगों को पता नहीं कि गांधी जी कौन है, बस सुना है किसी ने कि एक महात्मा आया है जिसको फाइनली पड़ी है हमारे साथ क्या खराब हो रहा है उसकी, और वो हमारे लिए आवाज उठा रहा है। यही बात अट्रैक्ट्स मेनी पीपल, स्वॉर्म्स ऑफ पुअर फार्मर्स टू कम इन सपोर्ट ऑफ महात्मा गांधी। बट गांधी जी ने जिस ऑफिशियल नोटिस को डिसोबे किया था ना कि मैं नहीं जा रहा वापस, उसकी वजह से उन्हें कोर्ट से समन आ जाता है।
विच वॉज नेचुरल कि भैया आप एक गवर्नमेंट का नोटिस को डिसरिगार्ड कर रहे हो तो आपको कोई ना कोई तो ऑफिशियल नोटिस आएगा ही आएगा. सो ही समन्ड बाय द कोर्ट. गांधी जी हैरान परेशान, उनको ज़्यादा पता नहीं है कि कितना सपोर्ट है उनके लिए बाहर. तो वो फटाक से फ़ोन को उठाते हैं और राजेंद्र प्रसाद साहब को कॉल लगाते बोलते हैं कि यार चलो जल्दी आओ, तुम लोग बिहार से सब लोग आ जाओ यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए, बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, एंड आई नीड लीगल एडवाइस एज वेल. एंड द सेम टाइम बहुत ज़्यादा गलत है यहाँ पे हो रहा, और यहाँ पे दाल में काला नहीं, दाल पूरी ही काली है, क्योंकि यहाँ पे बहुत खराब तरीके से ट्रीट किया जा रहा है फार्मर्स को, फिजिकली भी, एंड दे आर बीइंग इल ट्रीटेड ऑफिशियली एज वेल, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह में घपला कर रहे हैं. ये बात सुन के राजेंद्र प्रसाद जी वहां से निकल आते हैं, और देखते ही देखते उनको लगता है, गांधी जी को लगता है कि चलो यार मेरे को सपोर्ट करने के लिए कुछ लॉयर्स वगैरह आ रहे हैं, मेरे मित्र लोग आ रहे हैं. पर देखते ही देखते चंपारण का जो कोर्ट हाउस होता है जहां पे समन किया जाता है गांधी जी को, वहां पर भीड़ लग जाती है हजारों की. कौन है यहां पर? द पुअर फार्मर्स, द पुअर शेयर क्रॉपर्स हैव ऑल गैदर्ड टुगेदर to show support for this one Mahatma who has been standing for their benefit. तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए वहां पे इतनी भीड़ दिखती है. कोर्ट हाउस में ऑफिशियल्स जो होते हैं ब्रिटिशर्स, सब हैरान हक्के बक्के कि ये हो क्या रहा है. गांधी जी बहुत पोलाइट होते हैं, गांधी जी को नॉन वायलेंस पसंद है, और ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए गांधी जी खुद हेल्प करते हैं क्राउड कंट्रोल में, ताकि ब्रिटिशर्स लोगों को परेशानी ना हो. एंड एट द सेम टाइम ब्रिटिश जुडिशरी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है कि यार ये बंदा शांति से भी बात कर रहा है, इतना पोलाइट भी है, और साथ ही साथ हमें खुद हेल्प कर रहा है क्राउड कंट्रोल करने में, क्योंकि अगर इन्होंने हेल्प नहीं की तो हमारी तो भाई ऐसी तैसी हो जाएगी. एंड एट द सेम टाइम ही इज गिविंग अस ऑल द प्रूफ दैट वी नीड एज द हाउस ऑफ जस्टिस कि यार यहाँ पे जो हो रहा है वो गलत हो रहा है. कि इंडिगो शेयर क्रॉपिंग का 15% वाला जो अरेंजमेंट था ओवरनाइट खारिज कर दिया जाना, उसके बाद मैल ट्रीट किया जाना, लैंडलॉर्ड्स द्वारा शोषण किया जाना, एक्सप्लॉइट किया जाना, ये सारी चीजों के लिए प्रूफ भी लेके आ रहा है ये व्यक्ति. करे तो करे क्या. तो वहां पे जो जज बैठे होते हैं तो बोलते हैं कि अच्छा, I'll give a 2-hour recess and afterwards we are going to continue with whatever the verdict we need to arrive upon. और ये जो 2 घंटा है 120 मिनट्स, इसका बेल आप हमको दे दीजिए. गांधी जी कैसा बोलते हैं वो? गांधी जी बोलते हैं मैं नहीं दूंगा बेल वेल, कैसी बातें कर रहे हो आप. अब गांधी जी ने तो मना कर दिया कि भैया ये 2 घंटे की जो रिसेस दे रहे हो उसमें मैं बेल वेल नहीं देने वाला, आपको जो करना है आप कर लो. अब यहाँ पे क्या होता है, इस दौरान गांधी जी बैठते हैं अपने मित्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ, मौलाना मजहरुल हक के साथ, एंड ब्रिज किशोर बाबू के साथ, जो कि बहुत प्रोमिनेंट लॉयर्स होते हैं, और बैठ के डिस्कशन करना शुरू करते हैं कि यार सुनो, अगर मुझे जेल हो गई, जो कि बहुत पॉसिबिलिटी है मेरे को जेल हो सकती है, तो तुम लोग क्या करोगे? अरे सर तो हम क्या करेंगे, मतलब अभी तो आपको एडवाइस देने के लिए आए हैं, आपको जेल हो जाएगी तो आप जेल में रहेंगे, तो शायद हमको वापस चले जाएंगे और क्या ही करेंगे. गांधी जी इस आंसर को बहुत ध्यान से सुनते हैं और बोलते हैं ये क्या कह रहे हैं आप? मैं चला जाऊंगा तो ये मूवमेंट बंद हो जाएगा क्या? ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए. जबकि आप लोग कितनी देर से क्लेम कर रहे हैं दैट यू हैव बीन फाइटिंग एक्टिवली सो फॉर द राइट्स ऑफ दीज फार्मर्स, और अचानक मुझे एक व्यक्ति के अंदर जाने से आप ये पूरा हमारा जो रेवोल्यूशन है इसको ठप्प करके चले जाएंगे. ये बात सुनते से ही इन लॉयर्स के दिमाग में एक बत्ती जलती है. वो जाते हैं साइड में कंसल्टेशन करने, और फाइनली जब वापस आते हैं तो बोलते हैं कि बात तो सही कही आपने गांधी जी, ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर आप जेल चले गए तो वी विल ऑल्सो फॉलो यू इनटू जेल. और गांधी जी फटाक से पर्चा निकालते हैं कि अच्छा ठीक है तुम जेल चलोगे ना मेरे साथ, हाँ तो 2-2 करके आना. ऐसे करके पूरा प्लान बना देते हैं कि 2-2 के पेयर में तुम जेल में ना, एक साथ मत आ जाना, तो बाहर वालों को एडवाइस कौन देगा, है कि नहीं. एक सिस्टमैटिक तरीके से चीजें होनी चाहिए, है कि नहीं. यहाँ पे सिस्टम भी बना दिया टू गेट अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स. और इस दौरान पता चलता है कि कोर्ट ने बोला है कि बुरा मान गई कोर्ट कि हमारी कोई बात नहीं मान रहा, तो हम अभी 1 हफ्ता 10 दिन के लिए आपको इसके बाद वर्डिक्ट भी नहीं देंगे. तो हम बोलते हैं तुम दो मत दो, हमें क्या करना, हम तो अपना प्लान बखूबी तरीके से निभा रहे हैं. और यहाँ पे डिसाइड हो जाता है कि गांधी जी को अगर जेल हुई तो इनके साथ साथ बाकी लोग भी सपोर्ट में जेल जाएंगे. एंड दैट इज हाउ दे आर गोइंग टू शोकेस देयर डिस्प्लेजर एट द इनएफिशिएंसी ऑफ द जुडिशरी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. कुछ समय बीतता है और अचानक से लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से एक मैसेज आता है कि ये जो केस था गांधी जी के अगेंस्ट, इसे ऑफिशियली ड्रॉप कर दिया जा रहा है. And in this way, this was the first ever biggest victory in the civil disobedience movement
ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। पर कहानी यहां पे खत्म नहीं होती है, अभी और भी काम बाकी है। तो गांधी जी बाकी सारे लोगों के साथ मिलके डिसाइड करते हैं कि हमें और एविडेंस चाहिए, हमें और ग्राउंड रियलिटी को जानना है, और बहुत सारे हजारों पेजेंट्स के साथ बैठ के, नियरली 10,000 पुअर फार्मर्स, उनके साथ बैठ के डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उनके ग्रीवेंसेस को एक साथ कोलेट करते हैं। फाइनली पूरे डॉक्यूमेंटेशन को कोलेट करने के बाद वो बात करना शुरू करते हैं बाकी लोगों से, और यहां पे आते हैं हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, ठीक है। और यहां पे इनसे बात होती है, और कई 3-4 मीटिंग्स के बाद फाइनली एक कमीशन बनता है, जहां पर एक ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑफिशियल होता है, एक लैंडलॉर्ड्स का रिप्रेजेंटेटिव होता है, और गांधी जी होते हैं एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रेस्ट ऑफ द पुअर पेजेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द चंपारण डिस्ट्रिक्ट एंड देन सम मोर। और तीनों मिलके फाइनली एक डिस्कशन करने को शुरू करते हैं, जिसमें एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे कंपनसेशन की बात होती है कि भाई मान लिया कि गलत किया गया है, इंडिगो फार्मिंग जर्मनी में हो रही थी, यहां पे रेंट वाला अग्रीमेंट था, ओवरनाइट ऐसे नहीं कर सकते, और पैसे भी मांगे जा रहे हैं पेजेंट से कंपनसेशन के रूप में, ये तो सरासर एक्सप्लॉइटेशन है। तो चाहते क्या हो, ये फाइनली प्रश्न पूछ लिया जाता है गांधी जी से, और ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ब्रिटिशर्स एंड द लैंडलॉर्ड्स कि यार ये पूरा पैसा मांग लेंगे जो भी हम लोगों ने गरीब लोगों से ऐंठा है। पर ऐसा नहीं होता, गांधी जी बोलते हैं 50% चाहिए हमें कंपनसेशन, उसके बाद की हम बाद में देखेंगे। तो ये बातें सुन रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, और उसके बाद काउंटर ऑफर देते हैं, 50 नहीं दे पाएंगे, 25% देंगे। और ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि दे ऑलरेडी हैव अज्यूम्ड कि गांधी जी इस ऑफर को मना कर देंगे, बिकॉज ये भी अनफेयर ऑफर है। गांधी जी फट से इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये सब हैरान परेशान किया रही तो, और मेरा आपने जबान दे दी, अब 25% बोला है तो 25% कंपनसेशन हर एक पुअर फार्मर को मिल जाना चाहिए। एंड एट द अदर एंड गांधी जी समझाते हैं पुअर फार्मर्स को कि याद रखना, फाइनली ये ब्रिटिशर्स और ये लैंडलॉर्ड्स जो है ना, जो अपने आप को सबसे बड़ा समझते हैं, दे फाइनली हैड टू ले देयर हेड्स डाउन इन फ्रंट ऑफ द लॉ। तो लॉ के नजरों में इनकी हार हुई है, और ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। 25% जो हमें मिल रहा है, हमें पैसे से कोई मतलब नहीं है। याद रखना आप लोग, ये फार्मर्स को ऐसे समझा रहे होते हैं, 25% जो पैसा हमें वापस मिल रहा है, हमें उससे मतलब ज्यादा नहीं है, हमें मतलब है फेयर एंड अनपार्शियल जुडिशरी सिस्टम से, जो कि फाइनली हमें बताता है कि लॉ के ऊपर कोई भी नहीं है, ब्रिटिशर हो या लैंडलॉर्ड हो, इन सबको लॉ के सामने झुकना पड़ेगा। और ये देखो, झुक गए आप लोगों की वजह से। और ये सब करने के लिए गांधी जी को लगभग 1 साल लग चुका है अभी। तो 1916 में ये जो जर्नी शुरू हुई थी, वो 1917 खत्म होते होते 1918 तक भी पहुंच जाती है। अब पर यहां पे गांधी जी रुकते नहीं है, वो बोलते हैं कि यार यही सारी प्रॉब्लम्स नहीं है। जैसे कि मैं जब बिहार में था तो मैंने देखा अनटचेबिलिटी हो रही है, मैं यहाँ पे चंपारण में 1-1.25 साल से रुका हुआ, मेरे को यहाँ समझ में आ रहा है कि कितने सारे इश्यूज हैं। और उसके बाद गांधी जी अपने डिसाइपल्स के साथ और अपने पूरे आश्रम के लोगों के साथ मिलके चंपारण में कुछ और अहम काम करते हैं। प्राइमरी स्कूल एस्टैब्लिश करते हैं बच्चों के लिए, हाइजीन के ऊपर बात करते हैं, कम्युनिटी हाइजीन के ऊपर बात करते हैं, विमेन हाइजीन एंड विमेन हेल्थ केयर के ऊपर बात करते हैं, और ये सारे कामों को साकार भी करते हैं व्हेन ही स्टेज अ लिटिल मोर एंड मेक श्योर कि ये सारी चीजें ग्राउंड रियलिटी बन जाए। इस दौरान चार्ल्स फ्रियर नाम का एक ब्रिटिशर होता है, जर्नलिस्ट होता है, जो कि गांधी जी का बहुत बड़ा फैन बन जाता है। बोला क्या बढ़िया काम कर रहे हो यार आप। और यहाँ पर वो जो लॉयर वॉयर दोस्त होते हैं ना, ये सब देख रहे होते हैं कि यार ये अंग्रेज इनका बड़ा भक्त बना हुआ है। तो राजेंद्र प्रसाद जी जाके चुपके से बोलते हैं गांधी जी को, सर इनको भी अपने खेमे में ले लेते हैं, इससे ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई करने में आसानी होगी। गांधी जी बोलते हैं तुम ये चाहते हो ना कि उनको पता चले कि उनके साथ वाला भी हमारे साथ एक जुड़ा हुआ है, ताकि हमारा जो आर्गुमेंट है, हम जो काम करना चाह रहे हैं, उसमें थोड़ी सी और जान आ जाए। है कि नहीं, है कि नहीं, ऐसा बोलते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी बोलते हैं हाँ बिल्कुल सही पकड़े आप, ऐसे ही मैं सोच रहा था। बोलते हैं नहीं यार राजेंद्र, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हमारी लड़ाई है और हम कोई गलत लड़ाई तो लड़ नहीं रहे हैं, तो हमें किसी बाहर वाले के सपोर्ट की क्या जरूरत है। माना वो फैन बन गया, बधाई हो, वो उसका प्रॉब्लम है, मैंने तो नहीं बोला उसे फैन बनने के लिए। ये इंडियंस की लड़ाई है और ये हम अपने आप लड़ सकते हैं इंडिपेंडेंटली, ताकि जब फ्यूचर में हिस्ट्री बुक्स लिखी जाए तो ये ना कहा जाए कि एक अंग्रेज को यूज करके गांधी जी ने अंग्रेजों को हराया। नहीं, भारतीयों ने अंग्रेजों को हराया, सिर्फ यही लाइन होनी चाहिए। राजेंद्र प्रसाद जी और साथ में बाकी लॉयर्स भी समझ जाते हैं कि यार बात में दम तो है। और इसी के साथ जो चार्ल्स फ्रियर, जो खुद चाहते थे कि मैं साथ में के काम करूं गांधी जी के साथ, वो भी बना कर देते हैं पोलाइटली। और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल खत्म नहीं होती, पर अभी लिटरेचर की बात थी, कहानी को यहीं तक लाना था, तो कहानी को यहाँ पे समाप्त कर दिया। पर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें जानना ज़रूरी है कि यार गांधी जी ने ट्रैवल कब से कब तक किया और कितना ट्रैवल किया।
तो शुरुआत होती है ये 1916 से 1917 के बीच में, पूरी कहानी खत्म हो जा रही है। शुरुआत कहाँ से होती है? आईएनए वाली मीटिंग से, जो कि लखनऊ में होती है कि नहीं। उसके बाद हम कहाँ जाते हैं? उसके बाद हम जाते हैं कानपुर, ठीक है, ये पुरानी स्पेलिंग है कानपुर की। फिर हम आते हैं गांधी जी के आश्रम में, है कि नहीं। अब यहां से फाइनली शुरू होती है जर्नी, पर अभी भी एक स्टॉप बचा है कैलकाटा का। कैलकाटा के बाद फाइनली राजकुमार शुक्ला जी और गांधी जी निकलते हैं पटना के लिए। पटना से निकलते हैं वो मुजफ्फरपुर के लिए। मुजफ्फरपुर से फिर वो जाते हैं फाइनली चंपारण। चंपारण के आसपास हमें मिलेंगी दो जगह हैं, तिरहुत नाम का एक डिस्ट्रिक्ट जिसका चंपारण पार्ट है, और चंपारण का कैपिटल जो कि मोतीहारी है। तो तिरहुत डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर चंपारण आता है, और चंपारण की कैपिटल है मोतीहारी। दीज आर द प्लेसेस एंड दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द प्लेसेस जहां पे गांधी जी और राजकुमार शुक्ल जी एक साथ चलते हुए जाते हैं। शुरुआत में राजकुमार शुक्ल जी लखनऊ में गांधी जी को मिलते हैं। हाँ, अगर हम मुजफ्फरपुर की बात करें तो डेट चेंज यहां पर हम चाहें तो कर सकते हैं। अप्रैल 1917 में फॉर द फर्स्ट टाइम गांधी जी विजिट्स मुजफ्फरपुर, और उसके बाद चंपारण, तिरहुत और मोतीहारी की भी बात इसी दौरान चलती है। ये टाइमलाइन बहुत जरूरी है। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ चैप्टर फुल ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स, और यहां पे ये जानना जरूरी है द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एंड हाउ गांधी जी एंड राजकुमार शुक्ला वेंट फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर टू अचीव देयर गोल्स, टू अचीव देयर मिशन। ये आपको टाइमलाइन होपफुली हेल्प करेगी। बट अब जानते हैं ऑथर के बारे में। लुइस फिशर नाम का एक ऑथर है। ही वॉज अ जूइश अमेरिकन जर्नलिस्ट। ही सर्व्ड एज अ वॉलंटियर इन द ब्रिटिश आर्मी बिटवीन 1918 and 1920. Among his works were a contribution to the ex-communist treatise The God That Failed 1949 में लिखी थी, Life of Mahatma Gandhi 1982, as well as the Life of Lenin, which won the 1965 National Book Award in History and Biography. So मतलब he's a very decorated writer, और इनकी अगर किसी बात पे टिप्पणी है तो उसे सीखना चाहिए, सुनना चाहिए। उन्होंने लेनिन के ऊपर भी लिखा है, महात्मा गांधी जी पे तो लिखा ही है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है, हमारी कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आउट ऑफ मेनी ब्यूटीफुल वर्ड्स जो यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए हैं। कन्वेंशन, कन्वेंशन का मतलब एक अग्रीमेंट भी होता है। डेलीगेट्स, डेलीगेट्स मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स। कभी कभी आप देखते होंगे कि इंटरनेशनल कन्वेंशंस होते हैं या फिर इंटरनेशनल मीटिंग्स होती हैं, तो हर एक नेशन से कोई रिप्रेजेंटेटिव आता है, उन्हें डेलीगेट्स का दर्जा दिया जाता है। थर्ड है पेजेंट, अ स्मॉल फार्मर। फोर्थ, एमासिएटेड, थिन। यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जब भी हम वोकैबुलरी की बात करते हैं ना, तो वर्ड और उसके मीनिंग को रट लेने से वोकैबुलरी कभी इंप्रूव नहीं होगी। तो मैं जब किसी वर्ड को बोल रहा हूं जो कि आपके लिए नया है, तो प्लीज प्रोनाउंस इट विथ मी, मेरे साथ एक बार रिपीट कर लीजिए। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में एक चीज कर सकते हैं आप चाहें तो, कि कोई भी वर्ड, आपकी पसंद का कोई भी वर्ड, उसको चूज करके अपना एक सेंटेंस बनाइए, मेकिंग श्योर दैट द मीनिंग इज करेक्ट once you are done with making the sentence. ये आपको हेल्प करेगा वोकैबुलरी के लिए। लिखना आवश्यक है एक नए वर्ड को, बोलना आवश्यक है एक नए वर्ड को अपने स्टाइल में। रेजोल्यूट, डिटरमिन्ड। सिक्स्थ, पेस्टर्ड, बॉदर, हैरास, परेशान करना, पेस्टर करना होता है। एडवेंट, अराइवल। एडवेंट का मतलब अराइवल होता है, या एडवेंट का मतलब शुरुआत भी हो सकती है। कन्वेयंस, ट्रांसपोर्टेशन, कन्वेयंस, बस हो गई, ऑटो हो गया, ये मोड्स ऑफ कन्वेयंस हैं, ठीक है। चाइडेड मतलब डांटना, फटकारना। तो अगली बार डांट पड़ी मम्मी से, पापा से, टीचर से, तो उनको फैंसी तरीके से बोलते, देयर वाज नो रीजन टू चाइड मी ऑन दिस सर्टेन मैटर। ऐसे करके आप उसको निपटा सकते हैं केस को। एंड विद दैट दिस इज अ रैप। आई विल सी यू सून। बट आशा करता हूँ आपको ये कहानी सुनने में मज़ा आया होगा, क्योंकि मैं मानता हूँ इंग्लिश को ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं जाता पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इंग्लिश लैंग्वेज एज अ स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको धीरे धीरे पता चलने लगेगा। अपने बड़े भाई बहनों से बात करिए, देन यू विल रियलाइज कि इंग्लिश को एज अ स्किल हमें ट्रीट करना चाहिए एंड नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट जिसमें मार्क्स लाने हैं। प्लीज स्कैन दिस QR कोड सो दैट यू कैन बी रीडायरेक्टेड टू आवर एप्लीकेशन ऑन द ऐप स्टोर एंड द प्ले स्टोर। साथ ही साथ लगता है कि नहीं बातचीत वगैरह करनी है, टेक्स्ट पे करने का मन है, दिस इज अ व्हाट्सएप नंबर 9660090049। बट लगता है कि नहीं, आवाज भी सुननी है और आपकी आवाज सुनानी भी है हमें। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू कैन कॉल अस एट 9116300300। आशा करता हूँ आपको कहानी में मजा आया होगा। लिटरेचर की बात है, कहानियां सुनना है, पढ़ाई की पढ़ाई हो रही है। विद दैट थॉट इन माइंड, सी यू सून, बाय बाय।